नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका स्टडी विद मनीषा में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी जो कि निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। कहानी का नाम है परिंदे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कहानी। अंधेरे कॉरिडोर में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियां पर उसकी छाया एक बेडोल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे से लड़कियां की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक खुसुर फुसुर होती रही। फिर दरवाजे की चिटखनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल खत्म हो गया था मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वहाँ सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहा। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन गिराई थी वहां अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का एक नौकर था। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। चेहरे सबके परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वहां उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम। फिर? लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब लतिका इस स्कूल में आई, उसने अनुभव किया कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद भी नहीं किया जाता। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद अपना ब्लॉक छोड़ने पर कड़ी पाबंदी है, किंतु किसी न किसी बहाने से प्रत्येक लड़की इसका उल्लंघन करती है। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सबने मिलकर, और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना मैडम। लतिका खिसियानी सी हो गई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते आज उसे अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दियों की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप उसने अपने पांव देहरी से बाहर कर लिए। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही है? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही, मानो उन्होंने उस बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादल का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबो लेगा। वहां थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सिर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट, गुड नाइट। कॉरिडोर की सीढ़ियां न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया।
बाहर धुंध की नीली तहें इतनी गहरी हो चली थी कि उन्हें चाकू से छीला जा सकता था। लॉन पर लगे हुए चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर बह जाती थी। हवा में कुनकुनी सर्दी का आभास पाकर लतिका के मस्तिष्क में कल से आरंभ होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वहां भीतर न होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। शॉल को कंधे पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था। ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का अभाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांस तेज हो गई थी और वहां दीवार से सटा हुआ हाफ रहा था। लैंप के प्रकाश में उसके चेहरे पर पीलापन ताम्र वर्णित हो आया था, जिन पर उभरी हुई हड्डियों का उतार चढ़ाव अधिक तीखा सा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस समय ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुआ दी। इनसे पूछो, यही मुझे जबरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा, जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोपा और चोकोवस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफी पी जाएगी, और उसके बाद यदि समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए उन्हें हम सब मिलकर कन्फेस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भरी मुस्कान खिल गई। डॉक्टर, मुझे माफ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप पैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधे को पकड़कर अपने कमरे की ओर मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर टेरेस से जुड़ा हुआ था। वहां आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से लक्षित हो जाते थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वहां इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वहां कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे, और इसलिए उनके स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं उठाते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते, मरने से पहले एक दफा बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब तक एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ नहीं पूछ पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई उनसे उनके अतीत के बारे में प्रश्न पूछे या सहानुभूति प्रकट करे। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ढेलते हुए वह हंस पड़ते हैं, एक सूखी सिनिकल हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना किसी डॉक्टर के पास के बस की बात नहीं। टेरेस पर मेज कुर्सियां बिछा दी गई और भीतर कमरे में पर्कुलेटर में कॉफी का पानी चढ़ा दिया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों में सुनने में आ रही है। कहते हैं अंग्रेजों ने एक लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ। ह्यूबर्ट आराम कुर्सी पर अधलेटा सा लॉन की ओर देखता रहा। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया। टेरेस का अंधेरा फीके पीले प्रकाश के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर तक फैली, पहाड़ियों और घाटियों में अजीब सी सीटियों की गूंज छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होती है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलिमेंट का सर
मन सुने, ह्यूबर्ट ने कहा, पिछले 5 सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ, फादर एलमंड के सरमन में कहीं हेरफेर नहीं होता। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को याद आया पहला साल जब वह डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बाल रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वहां वापस बार की ओर लौट रही थी, तब उसने दाई और क्लब की लाइब्रेरी में देखा, किंतु उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए। मिस लतिका, यहाँ मेजर गिरीश नेगी है। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वहां नाम दब सा गया था। वहां किसी पुस्तक के बीच उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की के बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वहां पीछे मुड़ा। तब उस क्षण ना जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफी की कुछ गर्म बूंदे उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनींदा रीतापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। टेरेस के ऊपर काठ गोदाम जाने पर सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं टेरेस की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर शोपा का नॉकटर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे टेरेस के अंधेरे में घुलने लगा, जैसे जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियां बहुरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई फैलती जा रही है, दूर दूर किनारों तक। लतिका को लगा जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देश की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपनी कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़ जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहां शायद वहां कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर झुकती हुई ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ना जाने क्या सोच रही है। लतिका सोच रही थी, क्या वहां बूढ़ी होती जा रही? उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया था। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते थे। कुछ वर्षों बाद वहां हूबहू वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीच वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया, कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भाव याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने जाने क्या लिखा था, जो उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वहां दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वहां चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वहां के किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगे फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई है। डॉक्टर, माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए लतिका चली गई।